इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारे शरीर से स्वयं उत्पन्न एक पदार्थ है जिसे इंसुलिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे खून में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि पैंक्रियास से निकलता है और हमारे ग्लूकोज को, जो हमारा शुगर है बॉडी में, जो हमारे ब्लड में शुगर है, उसको सेल्स में एंटर करने के लिए अलाउ करता है। इंसुलिन जरूरी क्यों है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें हमारे दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है? ये हमें मिलती है ग्लूकोज से, जो कि हम भोजन करते हैं और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। पर ये ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? हमारा जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन हार्मोन है, वो हमारे शरीर में जो ब्लड है उससे शुगर को ले जाके सेल्स में एंटर कराता है। सेल्स में एंटर करने के बाद जो हमारा ग्लूकोज है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम अपने दैनिक के कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर में एक कुंजी की तरह, एक चाबी की तरह कार्य करता है। जैसे कि किसी भी ताले को खोलने के लिए उसकी चाबी की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर में जो सेल्स हैं जहाँ से ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस सेल के दरवाजे को खोलने के लिए, उस लॉक को खोलने के लिए एक चाबी की आवश्यकता होती है। वह चाबी ही क्या कहलाती है? इंसुलिन कहलाती है। इंसुलिन कब इस्तेमाल करना चाहिए? पहला, जब हमारा शरीर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा या हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रही, तब। दूसरा, हमारे शरीर में इंसुलिन बन तो रही है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो पा रही। तो ये दो वजहें हैं जब इंसुलिन शुरू होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आपके डॉक्टर, जिनसे आप अपना इलाज करा रहे हैं, जिनसे आप अपना परामर्श ले रहे हैं, जब भी वो आपको कहें कि हाँ अब आपको इंसुलिन शुरू करना चाहिए, उसी वक्त से आपको इंसुलिन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्टर आपकी शारीरिक कंडीशंस को भली भांति जानते हैं। इसलिए उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। तो जब आपके डॉक्टर आपसे कहें कि हाँ अब आपको इंसुलिन की आवश्यकता है, तो आपको इंसुलिन शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले इस कैप को हटाना है, ठीक है। फिर इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ना है और इसको इस हाथ से पकड़ना है और यूं इस तरफ घुमाना है, इस तरफ। ये इजीली खुल जाएगा। इस पार्ट को नीचे रख देना है। अभी हमें क्या करना है? कार्ट्रिज निकालनी है। कार्ट्रिज को सिंपली रैपर से निकालना है और ये वाला पार्ट इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा नीचे और ये वाला हिस्सा ऊपर, और इस वाले हिस्से को, ये टॉप वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसको इस जगह पे ऐसे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ट्रिज होल्डर बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसको करने के बाद यहाँ पे उंगली रख लें, वरना कार्ट्रिज गिर सकती है, कांच की बोतल है, टूट सकती है। फिर ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट पकड़ के यूं लगाना है, देख सकते हैं, और बस घुमाना है। और इसमें एक क्लिक साउंड भी होता है। और हम अब ये कार्ट्रिज में लग गया है। अब हम निडल लगाना सीखेंगे कि निडल कैसे लगाते हैं। निडल का ये जो पेपर वाला पैक है, ठीक है, इसको इजीली ऐसे करके रिमूव कर देना है आपको, ठीक। और ये लेना है पेन और एकदम सीधा, ये आप देख रहे हैं एकदम सीधा इसको प्रेस करना है पहले और फिर रोटेट करना है। जब ये घूमना बंद हो जाए तो बस रुक जाना है, बहुत ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना है, जिससे इंसुलिन लीक होने के चांसेस होते हैं। ये वाला आउटर कैप हटा देना है आपको
ठीक है। और ये इनर कैप है, इसको हटा देना है। जब भी पहली बार कार्ट्रिज लगाएंगे तो एयर बबल को हटाने के लिए, जो कार्ट्रिजेस में एयर बबल होने के चांसेस होते हैं, इसको हटाने के लिए आपको प्राइमिंग करनी होती है। ये है डायलर, इसमें से 2 यूनिट आपको डायल करना है। ये देखिए 2 यूनिट यहाँ पे डायल हो गया है और हवा में इसको प्रेस करना है। ये देखिए इस पे ड्रॉप आ गई है, इसका मतलब कि इसमें एयर बबल रिमूव हो। अब हम सीखेंगे कि डोज कैसे डायल करना है। ये रोटेटिंग डायलर है, इसको इजीली रोटेट करते हैं, ठीक है। और इसमें ये बैक रोटेट भी हो जाता है। अगर सपोज किसी को 10 यूनिट इंसुलिन लिखी है और उसने रोटेट किया ये 10 यूनिट्स, और अगर वो 12 पे पहुंच गया सपोज, या 14-15 पे पहुंच गया और उसे रिवर्स करना है, तो इसमें रिवर्स डायलिंग का भी सिस्टम है और इसको हम 10 पे रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में देखिए कि आ चुका है 10 पे, यहाँ पे शो कर रहा है विंडो पे 10 यूनिट्स पे। अभी इसको क्या करना है, ये कैप हटाना है आपको और ये निडल कैप को हटाना है और इसको पेट पे लगाना है। निडल बहुत छोटी सी है, इसको पेट में स्किन में इंसर्ट करना है और पीछे से ये जो डायलर है इसको प्रेस करना है। आप देख रहे होंगे जब ये प्रेस करेंगे तो ये जो निडल है इससे इंसुलिन निकलेगी और आपकी बॉडी में पहुंच जाएगी। उसके बाद आपको 10 सेकंड तक इसको ऐसे ही होल्ड रखना है। आइए जानते हैं कि इंसुलिन कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है। इंसुलिन हमारे शरीर में 4 जगहों पे लगाई जा सकती है। पहला पार्ट पेट, सबसे अच्छी साइड पेट मानी गई है। उसके बाद ट्राइसेप्स, उसके बाद थाइस और उसके बाद बटक्स। बेसिकली आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, अपने पेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करिए। उसके बाद उन 4 हिस्सों को फिर से 4 हिस्सों में डिवाइड करिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, पेट पे इंसुलिन लगाते समय नाभि का जो एरिया है, बेली बटन जो है, उससे 2.5 इंच पूरा सर्कल छोड़ के, यानी कि नाभि वाला हिस्सा छोड़ के आप पूरे पेट में इंसुलिन लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इंसुलिन लगानी कैसे है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, पेन को एकदम सीध में पकड़ के अपने अंगूठे को डायल बटन पे रखना है और निडल को अपनी पेट की स्किन में इंसर्ट करना है और डायलर बटन को अपने अंगूठे से दबाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पेन बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। इसके बाद आप देख पाएंगे कि जो यूनिट शो करने वाली विंडो है, जिसमें दिखाई देता है कि कितने यूनिट्स डायल हुआ है, उसमें जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड यूनिट है, सपोज आपकी 10 यूनिट आपको डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्राइब की है, वो 10 से घूम के नंबर 0 पे आ जाएगा। 0 पे आने के बाद अपने पेन इंसुलिन पेन डिवाइस को वैसे ही कम से कम 10 सेकेंड के लिए रखें। 10 सेकेंड के बाद निडल को धीरे से अपनी पेट की स्किन से बाहर करें और इंसुलिन आपकी बॉडी में पहुंच चुकी है। एक विशेष बात, एक ही जगह पे इंसुलिन बार बार बिल्कुल ना लगाएं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने आज एक जगह पे इंसुलिन लगाई है तो उस स्पॉट को, उस जगह को अगले 10 से 12 दिन के बाद ही इस्तेमाल करें। यदि आप एक ही जगह पे बार बार इंसुलिन लगाते हैं तो वहाँ पे लम्प्स फॉर्मेशन, गांठ पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। गांठ पड़ने से अगर आप उस गांठ पे इंसुलिन लगाते हैं तो इंसुलिन कभी एब्जॉर्ब नहीं होती, और अगर इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होती तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा। एक और ध्यान देने योग्य बात, यदि आपके शरीर में
जहाँ भी आप इंसुलिन लगाने जा रहे हैं वहाँ पे कोई स्ट्रेच मार्क्स या कोई ऑपरेशन के स्टिचेस या वाइट स्पॉट्स या किसी भी तरह के स्कार्स हैं तो उन एरियाज़ पे इंसुलिन कभी भी नहीं लगानी होती है। कपड़ों के ऊपर से इंसुलिन कभी नहीं लगाई जाती। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इंसुलिन लगाने जा रहे हो तो उस एरिया को, उस स्पॉट को अच्छे से साफ़ कर लें। उस एरिया पे स्पिरिट या अल्कोहल स्वैप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इंसुलिन पेन यूज़ कर रहे हैं उसकी निडल पे ऑलरेडी मेडिसिन्स की कोटिंग होती है, उसमें आपको किसी भी प्रकार के स्पिरिट और अल्कोहल स्वैप लगाने की आवश्यकता नहीं होती। उसको सिंपली एक किसी साफ़ कपड़े या कॉटन से पोंछ लें। एक विशेष बात, यदि कभी कभी इंसुलिन लगाने के बाद हल्का सा ब्लड आ जाए तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे नॉर्मल किसी साफ़ कॉटन कपड़े से या कॉटन से पोंछ दें और कोशिश करें कि उस एरिया को अवॉइड करें जब भी आप नेक्स्ट टाइम इंसुलिन लगाने जा रहे हैं। बहुत से पेशेंट ये कहते हैं कि इंसुलिन लगाने पे पेन का एहसास होता है, दर्द महसूस होता है। तो इसके लिए आप जब भी इंसुलिन लगाने जाएं तो उसको फ्रिज से कम से कम 10 से 15 मिनट पहले उसको रूम टेम्परेचर पे यानी अपने कमरे में रख दें, उसके बाद ही इंसुलिन को लगाएं। एक और बात, इंसुलिन लगाने के बाद उस अंग को बिल्कुल भी कभी भी रगड़े नहीं। आइए जानते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज क्या होता है। सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज का मतलब यह होता है जब आप ग्लूकोमीटर की सहायता से, जो शुगर चेक करने की मशीन होती है जिससे हम घर पे चेक करते हैं, उस मशीन की सहायता से खुद से अपना ब्लड चेक करते हैं या अपने परिवार में जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका ब्लड चेक करते हैं। इसको हम सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग कहते हैं। डॉक्टर आपसे कई बार कहते हैं कि अपनी शुगर को घर पे चेक करें और एक चार्ट बनाएं। आखिर इसकी क्या आवश्यकता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? मान लीजिए यदि आपको कोई दवाइयाँ चल रही हैं या आप इंसुलिन लगाते हैं तो शुगर मॉनिटरिंग करने की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमें दवाइयाँ चल रही हैं या जो भी हमें इंसुलिन के डोजेस चल रहे हैं वो हमारे शरीर में किस तरह से कार्य कर रहे हैं। और इससे अंदाज़ा भी लग जाता है कि हमें हमारी दवाइयों के, हमारी मेडिसिन के डोजेस बढ़ाने हैं या घटाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये पॉइंट हो गया कि हमें शुगर मॉनिटरिंग क्यों करनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि पेशेंट्स बहुत बार शुगर मॉनिटरिंग करते हुए इरिटेट हो जाते हैं। मतलब अगर पेशेंट से बोला गया है कि आप दिन में 4 बार अपना शुगर चेक करें तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कार्य बहुत ही सहूलियत से करते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल पे और आपकी मेडिसिन्स का कैसा रोल चल रहा है आपकी शुगर लेवल पे, इसको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। तो दूसरा विषय ये है कि इस कार्य से इरिटेट ना हो और इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और आप वाकई में कई हद तक देख पाएंगे कि आप क्या खाते हैं तब आपका शुगर बढ़ जाता है और किस टाइम पे आपका शुगर लो हो जाता है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से अवेयर हो सकते हैं कि शुगर लो से कैसे बचें। आइए जानते हैं कि शुगर मॉनिटरिंग करते कैसे हैं। हमें सिंपल सा एक चार्ट बनाना होता है। कोई भी पेपर ले लें आप या कोई डायरी ले लें, उसमें सबसे पहला कॉलम डेट का बनाएं, सेकंड कॉलम फास्टिंग का बनाएं, थर्ड कॉलम बिफोर ब्रेकफास्ट का बनाएं, उसके बाद का कॉलम आफ्टर ब्रेकफास्ट का बनाएं, उसके बाद बिफोर लंच, उसके बाद बिफोर डिनर एंड आफ्टर डिनर। ये कुछ कॉलम्स आपको बनाने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार शुगर चेक करना है। तो जैसे कोई
पेशेंट इंसुलिन पे है, जैसे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन भी चल रही है, मीन्स खाने से पहले वाली इंसुलिन भी चल रही हैं और बेसल इंसुलिन भी चल रही है। तो वो जैसा भी उनके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि कितने बार आपको शुगर चेक करके अपने उस चार्ट में नोट करना है, उस हिसाब से आप अपना शुगर चार्ट बना सकते हैं। वैसे यदि कोई एक नॉर्मल पेशेंट है जो केवल मेडिसिन पे है, उसको हफ्ते में 2 से 3 बार अपना फास्टिंग और कोई भी एक मील के 2 घंटे बाद शुगर चेक करके ज़रूर लिखना चाहिए। यदि आप 3 बार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार अपना शुगर जरूर चेक करें। आज का चर्चा का विषय है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ होता है शुगर लो। यदि किसी व्यक्ति का शुगर लेवल 70 से नीचे 70, 72, 73 की रेंज में या उसके आसपास आता है तो इसका मतलब यह है कि उसका शुगर लो है। यह बढ़े हुए शुगर से ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर की रेंज है 70 से 110। हाइपोग्लाइसीमिया 2 प्रकार का होता है, एक सिम्टोमेटिक और एक नॉन सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक जिसमें हमें सिम्टम्स आते हैं और नॉन सिम्टोमेटिक जिसमें हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। आइए जानते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा ब्लड शुगर लो हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति को एकदम से पसीना आने लगता है या उसको चक्कर आता है, उसको घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और एकदम से उसका मुंह सूखने लगता है या उसको बहुत तेज से भूख लगती है, तो यह सब सिम्टम्स शुगर लो के हो सकते हैं। लेकिन अंदाज़ा लगा के शुगर लो को कभी भी ट्रीट ना करें। जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले सेल्फ मॉनिटरिंग करें, ग्लूकोमीटर से अपने शुगर को चेक करें। अगर शुगर की रीडिंग 70 के आसपास आती है तो ही उसे शुगर लो माने और फिर उसे ट्रीट करें। यदि किसी व्यक्ति का शुगर लो हो गया है तो अब उसको ट्रीट कैसे करेंगे? आधे ग्लास पानी में 3 चम्मच ग्लूकोन डी का घोल बनाएं और उस व्यक्ति को पिलाएं। उसके 15 मिनट बाद फिर से चेक करें कि जो पिछली रीडिंग आ रही थी उससे वह बढ़ा है कि नहीं। अगर वो बढ़ गई है रीडिंग तो फिर ठीक है। यदि अगर वो रीडिंग बढ़ी नहीं है, मीन्स जितना ब्लड शुगर पहले आ रहा था उतनी ही रीडिंग आ रही है, तो इस प्रोसेस को आपको दोबारा रिपीट करना है। 3 चम्मच ग्लूकोन डी और आधा ग्लास पानी फिर से उसे पिलाना है। ग्लूकोन डी से ही हमेशा हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज की ज़रूरत हमारे शरीर को है, जो कि इंस्टेंट जाके वर्क करता है हमारी बॉडी में। यदि आपके पास ग्लूकोन डी नहीं अवेलेबल है उस टाइम पे, तो आप टॉफ़ी खिला सकते हैं, शक्कर खिला सकते हैं, शक्कर का घोल बना के दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं। मेरी आपसे एक व्यक्तिगत राय है कि शुगर कभी भी लो ना होने दें। एक स्टडी में कहा गया है कि बढ़े हुए शुगर से जो कॉम्प्लिकेशंस आपके भविष्य में आपके शरीर को हो सकती हैं, वो अगर आपका शुगर जल्दी लो होता है तो वो कॉम्प्लिकेशन 6% तक ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस विषय का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका शुगर लो ना होने पाए। आइए जानते हैं कि शुगर लो क्यों होता है। शुगर लो होने के 3 से 4 रीज़न ही हो सकते हैं। यदि डायबिटिक पेशेंट 6-7 घंटे से ज़्यादा अपने खाने में गैप रखता है तो उसको शुगर लो हो सकता है। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट एक बार दवा ले चुका है और वो भूल से दोबारा वो दवा खा लेता है तो भी आपके शरीर में शुगर लो हो सकता है। यदि उस व्यक्ति को इतनी ज़्यादा शारीरिक कार्य की आदत नहीं थी और वो उससे ज़्यादा कार्य कर लेता है तो भी शुगर लो हो सकती है। या कभी अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे है और अगर उसे खाने से पहले की इंसुलिन चल रही है, जिसे बोलस इंसुलिन कहते हैं, वो अगर वो इंसुलिन लगा के खाना भूल जाता है तो भी शुगर लो हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अपने पैरों की देखभाल कैसे करें। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको अपने चेहरे से ज़्यादा अपने पैरों की देखभाल करनी चाहिए। पैरों की देखभाल की दिनचर्या में आपको हफ्ते में 2 से 3 बार गुनगुना पानी करके उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डाल के अपने पैरों को डिप करके कम से कम 10 मिनट के लिए बैठना है। पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, केवल गुनगुना पानी होना चाहिए।
10 मिनट बाद आपको अपने पैरों को बाहर निकालना है और ध्यान रहे पैरों को एकदम अच्छे से किसी कॉटन कपड़े से या किसी टॉवल से, सॉफ्ट टॉवल से आराम से पोंछना है। फिर आपको अपने पैरों में हल्के से किसी मॉइस्चराइज़र या मॉइस्चराइज़र ना हो तो कोकोनट ऑयल से आपको अपने पैरों पे हल्की सी मसाज करनी है और ध्यान रहे कि उंगलियों के बीच में बिल्कुल भी नमी ना रहे। उसको आपको एकदम अच्छे से तौलिए से पोंछना है। टॉवल से पोंछने के बाद उंगलियों के बीच में पाउडर को लगाना है जिसमें कि वहाँ पे बिल्कुल भी नमी ना रह जाए। अगर उंगलियों के बीच में नमी रहेगी तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपनी एड़ियों की विशेषकर से देखभाल करें। एड़ियाँ बिल्कुल फटी नहीं होनी चाहिए। अगर एड़ियाँ आपकी फटी रहेंगी तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब भी अगर आप अपने जूते और चप्पल की शॉपिंग के लिए जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किसी अच्छे क्वालिटी का ही चप्पल या जूते खरीदें और हमेशा अपने पैर से 1 नंबर बड़ा खरीदें। चप्पलों को या जूतों को 1 नंबर बड़ा लेने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि वो आपके पैरों में कभी घाव या ज़ख्म नहीं करेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ में घाव बहुत ही देरी से भरता है और कभी कभी वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाता है। इसलिए अपने पैरों की विशेषकर देखभाल आपको करना ज़रूरी है। कोशिश करें कि बंद जूते पहने जिसमें आपका पूरा पैर कवर हो, जिससे कि कभी अगर आप कोई सैंडल वगैरह पहनते हैं तो कोई ठोकर लग जाती है या ठेस लग जाती है तो घाव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोशिश आपको ये करनी है कि आपके पैर में बिल्कुल भी चोट ना लगे। यदि आप लंबे समय तक अपने शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं या आपकी शुगर लेवल बहुत लंबे समय तक सही रेंज में नहीं आ रही है या कंट्रोल नहीं है, तो इससे आपके शरीर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि बढ़ा हुआ शुगर आपकी आँखों को इफ़ेक्ट कर सकता है, आपकी आँखों की नसों में ब्लॉकेज कर सकता है। ग्लूकोमा जैसी बीमारियां हाई शुगर की वजह से ही होती हैं और आपके हार्ट पे इम्पैक्ट डाल सकता है। हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, वीन्स हैं, उनमें ब्लॉकेज क्रिएट करता है। आपकी किडनी पे भी इम्पैक्ट डालता है। आपके शरीर में नसों में भी ब्लॉकेज करता है, जिससे कि डायबिटिक फुट होने के चांसेस होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि अक्सर पेशेंट के पैरों में लाल या नीले कलर के धब्बे पाए जाते हैं, जो कि अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल की वजह से होता है। तो उससे क्या होता है कि स्किन टैग्स हो जाते हैं, दाग धब्बे अगर वो अनट्रीटेड रहते हैं, जिन्हें हम अपने डॉक्टर्स को नहीं दिखाते, तो वो डायबिटिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें और अपना एक मेन कंसर्न होना चाहिए कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल लेवल में रहे, जो कि तय रेंज है उसके अंदर ही रहे।